हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसके पहले वाला वीडियो तो देख ही लिए होंगे, और इस वीडियो में जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक हैं उसको केवल पढ़िएगा ही नहीं बल्कि याद भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट की ही श्रेणी में आएंगे जितने भी आज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले का क्वेश्चन का बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। अब सब किसी को पता होगा शायद, वियोजन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो दोनों कहानी खत्म हो गया। अब सुनिए, ये भी चीज जो है हम पढ़ा दिए थे 2018 में भी सेम पूछा हुआ था ना जी। उसमें संयोजन था, वियोजन था, विस्थापन था, द्विविस्थापन था, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब दूसरा बात करें तो दूसरा कह रहा है धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर बताना है। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर, इसमें बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं बताने वाला, लेकिन फिर भी बता दिया जा रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात ना है। देखिए, धोबिया सोडा और कौन सा, बेकिंग सोडा में अंतर, ठीक है। एक तरफ लिख देते हैं धोबिया सोडा, दिख रहा है ना जी, धोबिया सोडा, और एक तरफ कौन सा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, धोवन सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, हाँ, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। क्या होता है धोबिया सोडा का, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इतना बोल सकते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, बोल सकते हैं ना। अब सुनिए, इसका जो होता है ये क्या होता है, तो इसका होता है NaHCO3। क्या होता है जी, NaHCO3। मतलब जो बेकिंग सोडा है उसका सूत्र होता है NaHCO3, और वही जो धोवन सोडा है उसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। एक खास बात बताते हैं कि जब भी ये चीजें हम पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा मोड़ा मेरे भी माइंड में जो है कंफ्यूजन रहता है कि ये इसका होगा कि, माने कहने का मतलब ये इस माने तनी आपस में कंफ्यूजन रहता है ये बात को लेके। तो इसके लिए एक चीज धोबिया सोडा कह रहा है, धोबिया धोने वाला। अब बताओ, अगर कोई भी कपड़ा धोआ जाएगा तो पानी में ही ना धोआ जाएगा, उसमें पानी होना चाहिए ना, तो इसमें पानी है, देख रहे हैं, इसलिए हो गया। तो सबसे पहले का कि इसका सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, और इसका सूत्र कौन सी होता है, NaHCO3 होता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा सुनिए, इसका रासायनिक नाम कौन सा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सी होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, हो गया ना। अब इसका बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों, देखिए, सोडियम H को हाइड्रोजन बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 को क्या बोलते हैं, तो कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, समझ गए। लेकिन और थोड़ा हम लिख लेते हैं, इसका उपयोग कौन सी में, कपड़ा धोने में करते हैं, ठीक है। पूरा लिख लेना है, हम शॉर्ट में लिखते हैं। इसका उपयोग किसमें, कपड़ा धोने में करते हैं, बात समझे, कपड़ा धोने में। और इसका उपयोग रसोई घरों में, चाहे खाना में, खाना पकाना, चलो रसोई घर लिख देते हैं। इसका उपयोग रसोई
घरों में। बात समझ में आ गया? हो गया। अच्छा एक चीज, हम ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकते कि इसका पीएच मान कितना होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है 7 होता है, 7 से अधिक। इसका भी 7 से अधिक होता है, इसीलिए दोनों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये भी लिख सकते हैं इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका भी जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका भी अधिक होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब माने बहुत सारा है, इतना आराम से हो सकता है ना। कपड़ा धोने में होता है, और क्या चीज में होता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। मतलब धोबिया सोडा और ध्वन सोडा से रिलेटेड मतलब जितने भी सवाल है, इस पे जो है स्पेशली वीडियो भी बनाए चुके हैं, ठीक है। इस पे ये धोबिया सोडा ध्वन सोडा नाम प्रचलन में नहीं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बात समझे? इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन की जगह बाई भी लगा देते हैं। तो ये वाला भी हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लाइन बाय लाइन से, ठीक है। आप लोग के लिए जो है ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन भेजे भी हैं शायद, आई थिंक भेजे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार तो हो जाएगा। ये 2 नंबर का था, काफी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल वो याद हो गया है ना? याद चाहिए हमको, याद हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। माने कह रहा है कि आश्रित जल में जो है विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में होता है। बात समझे? क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कह रहा है कि जो आश्रित जल है ये विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा जल में होता है विद्युत का चालन। बात समझे? अब समझिए, तनी बात को ध्यान से समझिएगा, कहानी क्लियर हो जाएगा ऐसे ही। देखिए, आश्रित जल का बात करें, ठीक है, तो आश्रित जल में अच्छा विद्युत का चालन कह रहा है, मतलब कि आयन मुक्त होना है। आयन मुक्त हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हो गया साफा ब्लैक हो गया है। चलिए, अब लाइट चले जाने के वजह से का ही बोला जाए, करिया आ रहे होंगे तो कोनो बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं। माने नहीं दिख रहा है? अच्छा ऐसे तो दिख रहा है ना कि कोई व्यक्ति खड़ा है। हाँ काफी है, थोड़ा दिखाई दे रहा है तो काफी है। अब समझो, क्वेश्चन था कि, सुनो ना जी, क्वेश्चन था कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि वर्षा जल करते हैं, क्यों? ये बताने हम लोग को, ठीक है। आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि वर्षा जल करते हैं, क्यों? तो समझिए, विद्युत का चालन करने के लिए पहले आयन का मुक्त होना जरूरी है। सही बात है कि ना? विद्युत का चालन तभी हो सकता है जब वहां से आयन क्या हो? मुक्त हो। जब आयन ही मुक्त नहीं होगा तो चालन कहां से होगा? बात समझे? तो कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। समझ रहे हो? आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते, ये सवाल है। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि आश्रित जल इलेक्ट्रॉन का, बात समझो ना, आश्रित जल आयन मुक्त नहीं करते हैं। बात समझे? जबकि वर्षा जल करते हैं। यही कारण है कि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, जबकि आश्रित जल नहीं करता है। बात समझ गए? ये लिख सकते हैं, अदरवाइज माने नहीं आता है तब तनी हम ऐसे बता रहे हैं कि किस तरीके से सवाल बना सकते हैं। बात समझे? यदि इसी से मिलता जुलता कुछ आ जाता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आश्रित जल जो है अपने में से, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन को, अब इजेक्ट जानो कि कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन को जो है मुक्त नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने से अलग नहीं कर पाता है, ये मुक्त नहीं कर पाता है। जबकि वर्षा जल जब होता है ना, तो ये क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया तो करता ही है, और साथ ही में और भी अन्य अशुद्धियों से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया के करने के फलस्वरूप जो है H+ आयन, ठीक है, प्लस में और भी बहुत सारे आयन ये क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्या करते हैं जी? मुक्त करते हैं। बात समझे? देखो, आश्रित जल H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं,
ठीक है, अपने से वो पृथक नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते हैं ये। लेकिन वर्षा जल क्या करता है कि अम्ल से या अन्य अशुद्धियों से मिलने के वजह से, क्योंकि उसमें उपस्थित होती हैं, वर्षा में क्या होती है, अम्ल भी होती हैं, बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली होती हैं। अशुद्धि मतलब कचरा, बात समझे, मिली होती है, जिसके कारण वो क्या करती है कि H+ आयन मुक्त कर देती है। बात समझे, H+ आयन नहीं, उसके साथ साथ अन्य भी आयनें जो है मुक्त होती है। ठीक है, यही कारण है कि क्या होता है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करती हैं, जबकि वर्षा जल करती हैं। ठीक है ना, आ गया लाइट, इसको वहीं रहने दिया जाए, इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं ना पड़ रहा है। चलो ठीक है, चलो तो कहानी क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट सवाल सुनो। हो गया, आश्रित जल में क्या बोलोगे, आश्रित जल हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं, जबकि वर्षा जल करते हैं, बात खत्म। बात समझ गए, आश्रित जल हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं, जबकि वर्षा जल करते हैं। यही कारण है कि वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं, जबकि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। हो गया, किसी को दिक्कत? ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु बताना है। चलो यहीं पे बता देते हैं, क्या पूछ रहा है, मिश्र धातु, बहुत सिंपल चीजें बता देते हैं। ठीक है, ट्रिक से कहानी खत्म करते हैं इसमें। मिश्र धातु क्या है, तो इसमें बोलिएगा दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए, क्या बोलिएगा, वो तो मिश्रण हो जाएगा। इसमें बोलिएगा दो या दो से अधिक धातुओं, पदार्थ मत बोलिएगा, इसमें बोलिएगा दो या दो से अधिक क्या चीज, धातुओं या अधातुओं, या अधातुओं के मिश्रण को कौन सी को जी, के मिश्रण को कौन सी कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। बात समझ में आ गया, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समझ गए, कहानी क्लियर, परिभाषा क्लियर। अब समझो, कह रहे कि दो गो मिश्र धातु का नाम बताना है, तो सबसे पहले स्टेनलेस इस्पात का नाम लिखिएगा। ठीक है, क्या हो गया, सबसे पहले क्या चीज का नाम लीजिएगा, स्टेनलेस इस्पात का। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या चीज का नाम लीजिएगा, तो सोल्डर, क्या बोलते हैं, सोल्डर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और जो ना से तारवा, मोबाइल का तारवा वही जोड़ा जाता है, उसका नाम ले सकते हैं। और क्या चीज का नाम ले सकते हैं, बहुत सारा है ना, पीतल है, कांसा है, अरे एग्जाम्पल है क्या ना चाहिए, इस सब का नाम नहीं ले सकते हैं। स्टेनलेस इस्पात के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। समझिए, स्टेनलेस इस्पात क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो लोहा, निकेल, क्रोमियम, लोहा, निकेल, क्रोमियम। बात समझ रहे हैं, लोहा, निकेल, क्रोमियम, इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसको इस टाइप से बनाया गया है कि वो स्टेनलेस इस्पात बन गया। स्टेनलेस इस्पात कहने का ही मतलब है कि उसमें जंग नहीं लगेगा। समझ गए ये चीजें। चलिए, कोई ये थी ना है, अब आगे बात करते हैं। मिश्र धातु का कहानी खत्म। अच्छा, इस सोल्डर किस चीज से, क्या क्या चीज से बना है, सोल्डर क्या चीज से, एक तो शीशा और दूसरा का टीन, शीशा और टीन से। बात समझे, हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो मिश्र धातु का भी कहानी खत्म। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के क्या उपाय हैं, लोहे को आप कैसे जंग से रोक सकते हैं, जंग लगने से। सबसे पहले का, हम लोग इसमें संक्षारण में कई तरीके के पढ़े हैं। ठीक है, लोहे में, अच्छा मान लो कि हम लोग नॉर्मली अपने घर में जो लोहे की वस्तुएं लाते हैं, उसको कैसे जंग से रोकते हैं, पेंट करके, ये ना, ग्रीस लगा देते हैं, मोबिल लगा देते हैं, और क्या करते हैं, अलकातरा लगा देते हैं, और क्या करते हैं, और भी मान लो लोहे की तलवार है तो उसको म्यान में रख देते हैं, मतलब स्वयं का रक्षा कवच बना देते हैं लोहे का। और क्या करते हैं, मान लो गाड़ी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो उसमें तो पेंट करवाएंगे नहीं, उसको बिजली के द्वारा पेंट करवाते हैं ना, उसको विद्युत लेपन कहते हैं। तो विद्युत लेपन करके भी हो जाता है। अच्छा, नाक में के, कान में के हम लोग हम लोग नहीं, लड़का नहीं, लड़की सब पहनती है सब, हम लोग भी पहनते हैं सिकरी हुई, ठीक है, लोहे की,
तो अब हमको एक बात बताइए, जब हम लोग सिकरी पहनते हैं तो उस पे भी तो अब पेंट तो किया नहीं जाता होगा। उसको उसको किस तरीके से, अब मान लो कोई ब्रश से तो पेंट नहीं ना करता होगा, उसका एक एक होल बनाया जाता है जस्ता का। ठीक है, अब जस्ता के घोल में उस चीज को डुबा दिया जाता है। बात समझे? क्योंकि अब कहने का मतलब है कि घोल में उसको डुबा के निकाल दिया जाएगा, मतलब पूरा पेंट हो गया उस पे। अब एक जगह ब्रश होता है वो तो हम उस पर नहीं ना कर सकते, तो जस्ता के घोल में भी किया जाता है, जिसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। बात समझे? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं इस चीज को। तो इस टाइप से हम लोग लोहे की वस्तुओं को जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। मिश्र धातु भी बना के बचा सकते हैं। अभी तो पढ़े हैं ना मिश्र धातु बना के, स्टेनलेस इस्पात का नाम लिए थे। तो ये चीजें, बात क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब रहा बात, अभी कुछ माइंड में आया था कि हमको बताना था वो चीजें। हाँ, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण अलग से भी सवाल पूछ देते हैं कि क्या होता है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। तो इसमें क्या किया जाता है, जस्ता के घोल में लोहे की वस्तुओं को या संचारित होने वाली वस्तुओं को डालकर उसको संचारित होने से रोकना ही जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। बात समझे? इसमें क्या किया जाता है, जंग से बचाने के लिए किसी वस्तु को जो है जस्ता के घोल में डुबा के निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? अब बात करते हैं, कह रहे कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना खींचे। ये कह रहा है कि बेंजीन बनाना है और क्या बनाना है, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या चीज बनाना है जी? बेंजीन, और एक बनाना है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो यही जनिया बना लेते हैं, यही जनिया लिख देते हैं। हाइक्लो लिख दिए। ओ माय गॉड, साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक आप लोग पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, साइक्लो मतलब बंद आकृति, पढ़ाई नहीं है? देखो, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ गए? या वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया? फिर बात करते हैं कि ये दो प्रकार से, एक बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, एक खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। जो खुली श्रृंखला होता है उसमें साइक्लो और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बंद श्रृंखला वाला होता है उसमें साइक्लो लगाने की जरूरत पड़ती है। समझ गए? तो अब बात कर रहे हैं कि बेंजीन है, क्या हो गया, किसका है? ये वाला है। हाँ, ये वाला है। चलो दो। फिर लाइट जाएगा ना तो फिर लगाने में दिक्कत होगा। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं क्या? लो, अब समझो। देखो अब क्या हो गया, बात समझो। बेंजीन और कौन सा, साइक्लो बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। समझो पहल का बात, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बोलो? C6H6, C6H6। और साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, तो सबसे पहले का बंद का तो निर्माण करेगा, फिक्स है। ठीक है, लेकिन हेक्सेन का क्या होता है, हेक्स मतलब 6 गो कार्बन, एन है ना, एल्केन का है, एल्केन ग्रुप का है, तो इसका फॉर्मूला होता है। बात समझो, यहीं पे लिख देते हैं। आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी? देखो 3 गो चीज याद रख लेना है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। एल्काइन का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों का याद रख लेना। एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। बात समझ गए? एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। मतलब क्या होगा, इसमें होगा कि जोड़ो, छोड़ो, घटाओ।
जोड़ो छोड़ो घटाओ, मतलब दो गो इसमें जोड़ देना है क्योंकि CnH2n तो सब में है, समझो CnH2n तीनों में है, देख रहे हो CnH2n CnH2n CnH2n, तो हमें दो गो जोड़ देना, जोड़ो छोड़ो घटाओ, इस टाइप से करके कहानी खत्म कर लेना, ठीक है। तो एल्केन वाले ग्रुप में है क्योंकि एल्केन वाले ग्रुप में एन जोड़ते हैं, समझ गए, तो C6 हो गया ना। अब क्या होगा, दो गुना करना है, दो जोड़ देना है, तो 6 ले लिए हैं, तो 6 दूना 12 और 2 14, समझ गए। और ये बंध श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले 6 गो कार्बन है, तो ऐसे इसका पहले बना लेते हैं, हो गया ये 6 गो, एक ऐसे बन गया, समझ में आ गया। अब समझिए, अब इस पे क्या होगा, सब पे एक एक हाइड्रोजन, सब पे एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि 6 गो हाइड्रोजन ना लिखना है जी, 6 गो ना लिखना है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग को पता है ना कि एगो कार्बन पे 4 गो बाउंड होता है, तो ये 2 गो लिख देंगे तब 4 गो हो गया, हाई 4 गो हो गया, हाई क गो है 3 गो, हेजनिया लिख दिए तो 4 गो हो गया। देखो ज्यादा से ज्यादा 4 गो और कम से कम भी 4 गो, बात समझे, 4 गो से ना ज्यादा ना कम होना चाहिए जब ये बनाए। तो अगर मान लो अगर हम हेजनिया लिख देते, मान लेते हैं, समझ गए, तो 2 2 4 1 5 गुना हो जाता, इसलिए हेजनिया ना देके एगो छोड़ के आगे आ गए हेजनिया, भाई 4 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, फिर है 4 गो है नहीं है, तो क्या करेंगे, एगो लगा देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज का, बेंजीन का, क्या चीज का हो गया, बेंजीन का। अब बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन का, गेहूं में 6 गो बनेगा, समझ रहे हैं, गेहूं में 6 गो बनेगा, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 गो, ठीक है। क्या यही को नहीं बना सकते, इसके अलावा भी और बना सकते हैं, इस पे बात करेंगे अभी, ठीक है। हाँ थोड़ा रुकिएगा, इस पे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे करके, ठीक है चलो। अभी देखो इसमें क्या किए, एक एक बाउंड, क्योंकि एल्केन का एन है ना, इसका मतलब एकल बाउंड होता है। देखो एल्केन का मतलब होता है एकल बाउंड, एल्कीन का मतलब डबल बाउंड, और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बाउंड, समझ गए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि 4 गो चाहिए, तो एगो हेने का और हाइड्रोजन और एगो हेने हाइड्रोजन, बात समझे, वही एगो इधर हाइड्रोजन एगो इधर हाइड्रोजन, इसमें एगो इधर हाइड्रोजन एगो इधर, एगो इधर हाइड्रोजन और एगो इधर, एगो इधर एगो इधर। अच्छा चाहेंगे तो डायरेक्ट H2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एगो इधर हाइड्रोजन और एगो इधर, देखिए तो 4 4 गो हो गया हर कार्बन पे। तो ये आपका फिगर बना किसका, साइक्लोहेक्सेन का, किसका, साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में हो गया। अच्छा साइक्लोहेक्सेन में और तरीका नहीं है बनाने का, है देखो किस तरह, चाहेंगे तो डायरेक्ट है 1 2 3, 1 2 3, बात समझे, CH2 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 CH2, इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखो इस टाइप से भी साइक्लोहेक्सेन ही है, समझ में आया, कौन नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब आप लोग को तो दिख रहा है ना। इस टाइप से भी जो है इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अब दिख गया इधर भी, देख लो ये वाला भी जो है क्या कहलाता है, तो साइक्लोहेक्सेन ही कहलाता है। साइक्लो मतलब बंद, और हेक्सेन कहने के मतलब 6 गो कार्बन, ठीक है, जेंग मन होगा बना लीजिए। अगर हमको मन करता ना, देखो अगर मन करता तो हैंग हैंग 3 गो ले लेते, लेकिन थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो जाता है, खैर छोड़ो, जितना बना दिए वो काफी है, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। कर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। कह रहा है कि जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, हाँ 2 तरीके से निकालते हैं ना, एक जो है बोरबरी के नियम के अनुसार, एक अबाहु के नियम के अनुसार, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप लोग को दिया ही गया है, ठीक है, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। अब रहा बात कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो है तत्वों के आवर्ती जो भी है क्या क्वेश्चन था,
आधुनिक आवर्त सारणी पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को देखना है। चलिए एक चीज हम बताते हैं, दो गो निकालते हैं, एक कोई इजेक्ट हम ले लेते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, चलिए यही जन्य ले लेते हैं। एक ले लेते हैं पोटेशियम। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है ना जी। परमाणु संख्या 19 निकालेंगे तो 2 8 8 1 हो गया। अब सुनिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, समझ रहे हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या, चलिए यहाँ जगह है लिख देते हैं, उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। कितनी है, 18। अच्छा एक तरीक बताया था ना, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, मोसले। बात समझे, आधुनिक आ जाए मतलब अभी अभी कौन बनाए, मौसा जी। मोसले से याद रखना, ठीक है, मौसा जी से मोसले याद रखना। तो उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 18, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। ये मेंडलीव के अनुसार कितना है, ये तो मोसले के अनुसार था ना, ये मोसले के अनुसार था। ठीक है, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, मोसले के अनुसार था। ठीक है, मेंडलीव के अनुसार कौन सी था, मेंडलीव के अनुसार कितना बोलो, तो मेंडलीव के अनुसार था वर्गों की संख्या कितना था, वर्गों की संख्या 9 था, और आवर्तों की संख्या कितना था, आवर्तों की संख्या था 7। समझ गए। तो हम इसका बात करते हैं। अब तनी बात समझो सारे बच्चे, ध्यान दो। अगर किसी के बाहर एक आ जाता है, बात समझे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करते हैं, अगर किसी के बाहर एक आ जाता है तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो पहिलका वर्ग में का होगा। समझ गए, एक आने का मतलब है कि वो पहिलके वर्ग का होगा, मतलब कि 72 कक्षा जो है वो वर्गों की संख्या को दिखा देता है, वर्ग दिखा देता है कि वो तत्व किस वर्ग का है। बात क्लियर हो गया, कहानी क्लियर। अब सुनिए, अब तनी मनी ध्यान दीजिए, और उसके अंदर का जो बच गया 2 8 8 1, समझिए, और जो अंदर का है बच गया। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो आवर्त सारणी था, ठीक है, आप लोग के लिए तो उधर एथी लग जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे देगा, आप लोग को नहीं दिखेगा, वहां पे हम फोटो एडिट उसमें एडिट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बस माइंड में तनी ये कीजिए कि पहिलका में दुइये गो तत्व था, एक हाइड्रोजन और एक साइड में हीलियम था ना, एगो पहिलका और एगो 18वां में था। दूसरके में आइएगा, दूसरका में तो 8 गो था ना जी। हाँ, तीसरकों में भी आइएगा तो 8 गो था, मतलब पहिलका आवर्त तो हो गया इससे, दूसर का हो गया इस 8 से, तीसर का हो गया निचला वाला 8। बात समझे, इससे। अब इसका मतलब कि है कौन से आवर्त का होगा, तो ये चौथे आवर्त का होगा। कौन से वर्ग का होगा, तो वर्ग पहिलका का होगा। सही बात है ना, हम अनुमान लगा लिए कि ना, समझ में आ गया है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आधुनिक आवर्त सारणी पे क्या चीज देखने को मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम उसके आवर्त भी पता कर सकते हैं, उससे वर्ग भी पता कर सकते हैं। बात समझे, बाहर वाला जो बचेगा जिसको 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उससे हम वर्ग पता लगाते हैं। अंदर जो बचता है जिसको है 72 कक्षा हो गया, है कोर इलेक्ट्रॉन है अंदर वाला, है ना जी। तो कोर इलेक्ट्रॉन से कौन सी का पता करते हैं, आवर्त का। अब रहा बात कि हमको तो लिख के आना है ना, कि कैसे, ही तो समझ गए, लेकिन लिख के कैसे आना है, तो इसको लिखने के लिए जानते हैं, सिंपल से कीजिएगा कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है, किसी भी आवर्त सारणी के गुणों का पता, स्थान का पता लगाया जा सकता है। इसका सबसे मेन बात होता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, उसमें जो 72 कक्षा है वो वर्गों की संख्या को दिखा देता है, और जो अंदर बचे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो कोर इलेक्ट्रॉन है, वो आवर्तों की संख्या को दिखाता है। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। हो नहीं जाएगा जी। तो मेन चीज तो आपको पूरा इतना करके आदमी बताइए दिए कि कहाँ से कैसे होगा। ठीक है,
फिर अब रहा बात कि आपको जो है इसको समझ लेना है। बात समझ गए? ये चीजें। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजन, किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी हो तो बोल लीजिए। नहीं ना? मेन रीजन ये सामने है कि कैसे क्या होता है। अंदर वाला आवर्त को दिखा देगा, बाहर वाला वर्ग को दिखा देगा आधुनिक आवर्त सारणी में, ये तो है। ठीक है। फिर आगे एक बात कर रहा है, अयस्कों के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। अब समझो, यहाँ पे जानते हैं क्या बात कर रहा है? कह रहा है पहले का बात कि अयस्क है क्या। उससे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं, टाइम पर्याप्त है हम लोग के पास, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं ना जाना है कहीं पे जी? हाँ, किसी का देखौती नहीं ना है इसमें? नहीं ना है तो कोनो बात नहीं। किसका है? हाँ, हमारा है तो हमारा हम और लेट से जाएंगे, न देखेगा सब न शादी होगा। ठीक है, तो तुम लोग भी अब रुको। आप चलो देखो, अब समझो हम क्या चीज का बात कर रहे थे। अयस्क, उससे पहले जो है खनिज। खनिज क्या है अब समझो। खनिज क्या है? तो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले कौन से धातु युक्त पदार्थ को, धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं जी? खनिज कहते हैं। समझ में आ गया? पृथ्वी से प्राप्त होने वाले धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अयस्क। पहले जान तो ले कि अयस्क है क्या, तब ना आगे हम बोलेंगे। अब अयस्क क्या है? अयस्क, अब समझो, अयस्क का परिभाषा देने के लिए बहुत सिंपल सा है। अयस्क क्या है? तो इसमें बोलते हैं कि वे खनिज मतलब वैसा खनिज, चाहे वे खनिज जिनसे कौन चीज कम, देखो कर्म लिख रहे हैं, कम खर्च में मतलब वे खनिज। पहले का बात देखो, ध्यान से तनी समझो दोनों बातों को, तब इसके बाद वाला और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक कह रहा है खनिज क्या है? तो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी से हम क्या कर रहे हैं, जमीन से खोद रहे हैं और कोई बहुमूल्य जो है धात्विक पदार्थ जो है हम निकाल रहे हैं। धात्विक भी हो सकता है, अधात्विक भी हो सकता है। बात समझे? कुछ भी हो सकता है अगर उसमें से निकल रहा है। ठीक है, और अगर वो धातु युक्त हुआ मतलब उसमें कोई ना कोई धातु है, सोना चांदी लोहा जो भी बोलते हैं, उसमें से कोई भी है, वो खनिज कहलाएगा यदि जमीन से निकाल रहे हैं। फिर बात आया कि वे इसमें अयस्क क्या है? तो वे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी प्राप्त किए जाते हैं? धातु प्राप्त किए जाते हैं, उसको कौन सी कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अयस्क कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है, अब देखो हम जो जमीन खोद के जो निकाल रहे हैं, मान लो कि हमको पता चला कि यहाँ पे लोहा है, बात समझे, हम जमीन खोदने पे आ गए, जमीन खोदे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें लागत हमारा हो गया 1000 रुपया। मान लो कि 1000 रुपया उसमें हमारा लागत हो गया, और उसमें से लोहा निकाल रहे हैं और वो हो रहा है 500 रुपया का। तो उससे अच्छा कि खोदने से अच्छा है कि हम क्या कर लेते, मार्केट से लोहा ले लेते। बात समझे, उसका दुगुना मिल जाता, कोई फायदा हुआ नहीं वो एथी करने से। तो वही चीज यहाँ पे बताता है अयस्क में कि नहीं, ऐसे जगह पे हम एथी नहीं करेंगे, ऐसे जगह पे खुदाई नहीं करेंगे, चाहे ऐसे खनिज को हम ग्रहण नहीं करेंगे जिसमें लागत ज्यादा हो और वहां से एथी फायदा जो है कम हो। ये कह रहा है कि हम कम खर्च लगाएंगे, उसमें लागत जो होगा कम होगा और उससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। वही चीज को जो है हम लोग क्या करेंगे, खोदेंगे चाहे जो भी करेंगे। और कह रहा है कि उसी चीज को हम लोग अयस्क भी कहेंगे। अयस्क उसको नहीं कहेंगे जिसमें पैसा ज्यादा लग जाए और जो फायदा है वो कम हो, चाहे हो ही ना, उसको अयस्क नहीं कहेंगे। अयस्क किसको कहेंगे? जिसमें पैसा कम लगे और फायदा ज्यादा हो। बात समझे? तो इसीलिए बोलते हैं वे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। याद हो गया? वे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से क्या चीज धातु प्राप्त होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। कहानी क्लियर? किसी को दिक्कत? अब कह रहा है वे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु
क्या शुरू में धातु निकाल रहा था? नहीं, धातु युक्त पदार्थ निकाल रहा था, मतलब उसमें धातु था और भी कुछ चीजें थी उसमें, मतलब उसमें क्या क्या चीजें थी? तो अशुद्धियां थी। बात समझे? तो अब कह रहा है कि अयस्कों के मतलब वह अयस्क से जो है धातु कैसे प्राप्त करते हैं, ये बताना है, इसको विधि बता देना है। तो इस 4 चरण में होता है, याद है? सबसे पहले क्या करते हैं कि अयस्कों का सांद्रण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? चलो, सबसे पहले काम है कि अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। अब ये है क्या? सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण मतलब क्या है? तो अयस्कों में जो अशुद्धियां मिली रहती है, जो भी कचरा भी मिला रहता है, उनको दूर करने की विधि को अयस्कों का ही क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। बात समझे? मतलब अयस्कों में जो अशुद्धियां मिली रहती हैं, उसको दूर करने की विधि को अयस्कों का सांद्रण। अब ये आप पे निर्भर करता है और वो पदार्थ पे, धातु पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके का है। हो सकता है कि उसको धो के साफ करते हैं, हो सकता है गला के साफ करें क्योंकि गलने के भी पृथक्करण पड़े थे, हो सकता है फेन के रूप में कर लें क्योंकि फेन पलौन भी पड़े थे, हो सकता है कि वो में ही चूर्ण बना दें और एक चुंबकीय पुली पर यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि से प्राप्त कर लें, ये भी तो पढ़े थे ना हम लोग। तो वो किस तरीके से हम लोग को दूर करना है अशुद्धि को, ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन ये करना होता है, ठीक है। तो अयस्कों का सांद्रण, सबसे पहले क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण। फिर क्या करते हैं? अब मान लो कि सांद्रित हो गया, उसमें से अशुद्धि निकल गया, तो क्या करेंगे? तो दूसरा चरण है सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को क्या करना है? धातु के ऑक्साइड में बदलना, ऑक्साइड में बदलना। बात क्लियर हुआ? सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, ये भी हो गया। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। तीसरा कौन सी है? तो अब देखो, अब जो धातु के ऑक्साइड है, बात समझे? पहले का क्या था? अयस्कों का सांद्रण। दूसरा क्या था? सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। फिर तीसरा क्या है? धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। बहुत सुंदर। क्या है? धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से क्या चीज? धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब क्या है जानते हो? जो सांद्रित अयस्क था, जो सांद्रित अयस्क था उसको क्या में क्या करना था जी? जो सांद्रित अयस्क था जिसमें से अशुद्धि निकाल दिए थे, उसको अब फिर ऑक्साइड में बदलना था। अब मान लो ऑक्साइड में बदल गया। ऑक्साइड में बदलने की भी दो विधि, निष्ठापन या भर्जन। पढ़े थे? जारन पढ़े थे? पढ़े थे ना जी। एगो को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और एगो को वायु की अनुपस्थिति में। किसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं? भर्जन में, ठीक है। भर्जन या जारन सेम है ना? भर्जन या जारन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क को, आप लोग याद कीजिए, सांद्रित अयस्क को वायु की कौन सी में? वायु की, हाँ तो बोलो, जब बोलना है तो बोलिए, नहीं रहा है सब। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन या जारन कहते हैं। भर्जन या जारन कहते हैं। कहानी के लिए सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन या जारन कहते हैं। और वही सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देते हैं, मतलब बिना हवा में। बात समझे? गर्म करके उसको धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं, तो उसको कौन सी कहते हैं? निष्ठापन। क्या कहते हैं? निष्ठापन कहते हैं। बात क्लियर? एक खास बात खास बात मैं एक बताऊं। हाँ, भर्जन या जारन, इसमें वायु की उपस्थिति है ना? वायु की उपस्थिति है, मतलब है कि इसमें जो भी धातु आएंगे या धातु के जो ऑक्साइड आएंगे, जो भी आएंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। बात समझे? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसी को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ये यौगिक देख के, मतलब उसका सूत्र देख के हम लोग इजी पूर्वक समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से गर्म करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जिसमें ऑक्सीजन होगा उसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। बात समझ गए? कहानी क्लियर? तो उस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्साइड में बदल देते हैं। अब फिर क्या होगा? जब ऑक्साइड में बदल गया तो कार्बन या कोक से अभिक्रिया कराइए
और आपको जो है धातु के क्या होगा, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यह बोलना है, पहले का अयस्कों का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, तीसरा धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, और लास्ट धातु का शोधन। हो गया, काम नहीं हुआ, हम इसका इस्तेमाल। लास्ट है धातु का शोधन। हाँ, लास्ट है धातु का शोधन। लास्ट क्या है, धातु का शोधन। मतलब अंततः क्या करते हैं, लास्ट में जो है, जो धातु प्राप्त हुआ है उसको जांच करते हैं कि शुद्ध है कि नहीं है, सही प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ गए। तो ये आपका जो है 2019 का जो फर्स्ट पाली था, ये कहानी तो कंप्लीट हुआ ही, एक्स्ट्रा भी बहुत सारे सवाल हम लोग पढ़ लिए। लेकिन इसमें जो है एक संकलन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कल ही पढ़ लिए हैं, एगो संकलन है, एगो स्थिरीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, स्थिरीकरण और कौन सा, तो संकलन। तो अब देखिए, ये स्थिरीकरण और संकलन ये हम लोग फिर कभी पढ़ लेंगे। बात समझे। या आप लोग के लिए जो है होमवर्क रहेगा, आप लोग के लिए भी रहेगा, आराम से लिख के परिभाषा कमेंट में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट ये बहुत बार मिलेगा अभी तक, बात समझे, अभी बहुत बार मिलेगा अभी, तो देख लेंगे वहां तक। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलो अब देखौती में चला है, चलो चला है।